नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज के लिए बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए और आपकी मदद के लिए ग्लोबल क्यूज किस तरह के होने चाहिए ये हमें दीपांशु बताएंगे। आज की रणनीति के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों के चलते कहाँ है एक्शन ये बताने के लिए देवांशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्विक रिकैप कर ले लेते हैं कल का। कल हमने देखा था कि बाजार दूसरे दिन भी बढ़त के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे दिन भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में 370 अंक और निफ्टी भी करीब 100 अंक की मजबूती के साथ कल बंद हुआ। वहीं ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे तो डाउ ने यहां पर तेजी गंवाई और सपाट बंद हुआ। लेकिन अभी इस वक्त देखिए एशियाई बाजार की जो शुरुआत है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इन सबसे क्यूज किस तरह से लेना चाहिए और ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो एशिया के बाजारों से अच्छे संकेत आ रहे हैं। हालांकि निके जापान का बाजार आज बंद है एक लोकल छुट्टी की वजह से, पर बाकी एशिया बाजार अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर भी अगर आप नजर डालेंगे इस समय तो 0.5% ऊपर आपको एसजीएक्स, लगभग 0.5% ऊपर आपको एसजीएक्स निफ्टी भी दिखेगा। 50-60 अंक की तेजी वहां पर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है। पर कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेड रहा। शुरुआत काफी स्ट्रांग रही पर उसके ओपनिंग घंटे में ही फिर लगभग 400 अंक की गिरावट रही और उसके बाद बाकी पूरा दिन लगभग सपाट ही रहा जहां तक डाउ का सवाल है। तो एकदम सपाट क्लोजिंग रही। हल्की सी कमजोरी देखने को मिली। डाउ में S&P 500 0.5% नीचे था। वहीं नैस्डैक में लगभग 1.5% की गिरावट थी क्योंकि कुछ दिग्गज जो आईटी से शेयर्स है, टेक्नोलॉजी शेयर्स है यूएस के, वो दबाव में रहे। हालांकि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उनके नतीजे अच्छे रहे और इसके चलते चलते 7% का उछाल जरूर वहां पर आया। पर आज कुछ दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और साथ ही ऑटो स्पेस से टेस्ला। तो उसके चलते चलते उनकी नजर पर चलते चलते थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप बात करें तो फिर बहुत सारे अब क्यूज हैं जिस पर बाजारों की नजर है, इसलिए शायद थोड़ा सपाट ट्रेड भी रहा। एक तो आज शाम को फेड का डिसीजन आएगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो तो 0% और ऐसा ही मानना है कि आने वाले कुछ सालों तक 0% रहेंगे। पर जो बैंक रिजर्व रेट है शायद उसमें बदलाव हो सकता है, ये नजर रहेगी। फेड का क्या आउटलुक है इकोनॉमी पर, कितना बड़ा इंपैक्ट फेड देख रहा है कोरोना वायरस का, कब रिकवरी शुरू हो सकती है, ये सारी जो गाइडेंस आएगी फेड की तरफ से उस पर जरूर नजर रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्यू है मार्केट के लिए। दूसरा बहुत बड़ा क्यू आज मार्केट के लिए है कि यूएस का Q1 जीडीपी का डेटा आज आने वाला है। वहां पर नजर है, अनुमान है कि 3.8% सिकुड़ेगी इकोनॉमी, यानी कि -3.8% का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर्सनल कंजम्पशन की बात करें तो वहां पर भी -3.5% का अनुमान है। पिछली तिमाही यानी कि पिछले साल के चौथे क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 2.1% थी और जो पर्सनल कंजम्पशन है उसमें 1.8% की ग्रोथ थी। तो दोनों से काफी ज्यादा सिकुड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बल्कि अगर आप मार्केट एस्टिमेट्स देखें तो बहुत वेरिएशन आपको वहां पर दिखेंगे। 4 बड़े एस्टिमेट्स जो हमारे पास हैं, जेपी मॉर्गन चेज -11% अनुमान लगा रहा है। वहीं गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है -4.8%, वेल्स फार्गो सिक्योरिटीज का है -1.2% और मीजो का है 0%। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वेरिएशन है, कितनी बड़ी रेंज है। इसलिए बाजार का अनुमान लगाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या फिगर रहेगा, बट कंसेंसस एस्टिमेट -3.8% है। तो इस पर नजर रहेगी और ये बहुत बड़ा क्यू है और साथ ही फेड है। तो इन दोनों के चलते चलते आज ग्लोबल मार्केट्स पर असर जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो तेल के दामों में फिर से काफी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। कल 1 पॉइंट पर WTI 20% फिसला, वहां से अच्छी रिकवरी हुई और फिर 3.5% गिरकर लगभग $12.5 के आसपास क्लोज हुआ। आज सुबह थोड़ा रिबाउंड जरूर आया है, $13.5 के आसपास आपको WTI दिखेगा। कल ब्रेंट दायरे में रहा, ब्रेंट में ज्यादा मूवमेंट नहीं लिखा, बल्कि कल ब्रेंट की पॉजिटिव क्लोजिंग ही रही और आज सुबह भी देखेंगे तो थोड़ी पॉजिटिव ट्रेड के साथ 3% ऊपर $21 पर ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेंट में स्टेबिलिटी है, WTI अभी भी वॉलेटाइल है और आज फेड और यूएस Q1 जीडीपी दोनों ही जो डेटा पॉइंट है इससे ग्लोबल मार्केट पर असर जरूर पड़ेगा। ओके, तो फेड के बैठक पे नजर रहेगी, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दीपांशु, अब कोरोना पर अपडेट दीजिए, इसको लेकर किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं? यहाँ पर अब परेशानी आ रही है। 2-3 दिन से जो हम बात कर रहे हैं पूजा की, थोड़ा जो नए केसेस के ट्रेंड में गिरावट आई है, कल वो पूरा रिवर्स हो गया। तो जितनी अच्छी खबर या जितना पॉजिटिव डेटा पिछले 3-4 दिनों से कोरोना से बन रहा था वो फिर कल फिर से खराब हो गया। तो कल अगर आप विश्व में देखें तो लगभग
76,000 नए मामले सामने आए हैं और 4,300 लोगों की बल्कि 6,500 लोगों की मौत हो गई। तो 76,000 नए मामले सामने आए हैं और 6,300 लोगों की मौत हुई है। अब 31.36 लाख मामले हैं, 2.17 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 9.5 लाख लोग ठीक हो गए। पर जो कल का दिन था वो काफी खराब था ग्लोबली। 3 दिनों की गिरावट के ट्रेंड के बाद नए केसेस में फिर से उछाल आया है। अमेरिका में ही आप देख लीजिए, कल हम बात कर रहे थे तो 21,000 नए केसेस थे, उससे पहले भी लगभग 21-22,000 नए केसेस थे। कल हमने 25,000 नए मामले देखे और 2,500 लोगों की मौत देखी। ये जो मौत का आंकड़ा है ये वही एवरेज है जब 30-33,000 नए मामले रोज सामने आया करते थे। अमेरिका में मरने वालों की संख्या अब 59,000 के पार हो चुकी है। तो ये एक चौंकाने वाले आंकड़ा है, क्योंकि ट्रंप साहब का 60,000 का अनुमान था, अब हम वहां पर तो पहुंच ही गए। अब इसके आगे क्या आंकड़ा रहता है उस पर भी नजर रहेगी। दूसरी बात है, यूरोप में कल 24,000 नए मामले और 2,400 लोगों की मौत हो गई। रशिया की जो अब हम रोज बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो नए मामले थे वो रशिया में ही थे, 6,500, और यूके में भी कल हमने 4,000 नए मामले देखे हैं। तो यहां से भी चिंता आ रही है। और भारत के लिए भी अब तक का सबसे खराब दिन रहा। 1900 नए मामले भारत में आए और 70 लोगों की कल मौत हो गई है। अब मरने वालों की संख्या भारत में 1,000 के पार है और जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो भी 31,000 के पार है। तो यहां से जरूर परेशानी आ रही है। महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा मामले हैं, मुंबई में 6,000 से ज्यादा मामले हैं। यानी कि भारत की अगर आप बात करें तो हर 3 में से 1 मामला महाराष्ट्र में है और उसमें सबसे ज्यादा मामले मुंबई में है। दिल्ली में भी परेशानी बढ़ रही है। एमपी, राजस्थान, गुजरात, ये भी स्टेट्स हैं जहां पर परेशानी बढ़ रही है। तो कोरोना को लेकर कहीं भी अच्छी खबर कल तो नहीं आई एटलीस्ट। तो थोड़े डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर से कुछ राहत नहीं दिख रही है। जहां एक तरफ लॉकडाउन ईज करने की बात की जा रही है, वहां दूसरी तरफ ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए, ये तो थे ग्लोबल मार्केट से क्यों। एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े कल देखने को मिले हैं। अगर एफआईएस की बात करें तो कल भी बिकवाली ही हावी थी और 122 करोड़ की बिकवाली कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन डीआईआईज और एफआईएस की बात करें तो घरेलू निवेशकों ने कल कैश में खरीदारी की है। करीब 390 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर घरेलू निवेशकों ने की है और वायदा बाजार में भी विदेशी निवेशकों ने यहाँ पर 1337 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो वायदा बाजार में हम देख रहे हैं कि खरीदारी कर रहे हैं विदेशी निवेशक, लेकिन कैश मार्केट में लगातार यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है और कल भी जो आंकड़ा था वो 122 करोड़ के आसपास का था। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए, इस पर भी राय ले लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कल निफ्टी कंपनी एक्सिस बैंक ने अपने नतीजे घोषित किए, तो नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? नंबर्स अच्छे हैं, काफी बढ़िया है। हालांकि प्रोविजनिंग जो बढ़ी है वो इसी हिसाब से बढ़ रही है कि कोरोना को देखते हुए जो कुछ भी बिजनेस का लॉस हो रहा है उसको देखते हुए जो है वो प्रोविजनिंग बढ़ रही है। लेकिन स्लिपेजेस घटे हैं, मार्जिन 3.5% के आसपास अच्छे हैं, ग्रोथ और नेट लेवल पर एनपीएस कम हुए हैं, उम्मीद से भी कम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट का आंकड़ा छोड़ दें प्रोविजनिंग की वजह से, तो बाकी कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो नंबर्स उस लिहाज से जो उम्मीद थी उससे बेहतर नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लिहाज से स्टॉक में और तेजी का माहौल बन सकता है। बस पूजा दिक्कत है कि 2 दिनों से स्टॉक काफी मजबूती के साथ बंद हुआ है। कल भी मजबूत था, 5-6% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब भी एक्सिस बैंक में ऊपर जाने की जगह है। तो मेरा ये समझना है कि यहाँ से भी तेजी बन सकती है। सबसे बढ़िया चीज यही है कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी स्टेबल होती हुई दिख रही है, थोड़ी सी ग्रोथ और नेट लेवल पर एनपीएस सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये समझना है 440 रुपए के स्टॉक के साथ खरीदारी करनी चाहिए। इंडसइंड बैंक पहली रेंज जो होगी ऊपर की तरफ वो 465 से 475 की होगी और अगर उसको पार किया तो 480 से 495 वो अगला टारगेट, अगली रेंज हो सकती है एक्सिस बैंक के लिए, जहां तक एक्सिस बैंक जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो एक्सिस बैंक आज फिर से बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक का मूड अच्छा रखने का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि आज फिर से प्राइवेट बैंक इसी हिसाब से और बैंक निफ्टी लीडरशिप लेते हुए नजर आएंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी में आज भी तेजी देखने की उम्मीद है। इंडसइंड के बाद अब एक्सिस बैंक के जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं मूड अच्छा कर सकते हैं, तो खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा अनिल जी, आज के लिए मार्केट के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? 9,250, 9,500, ये 250 पॉइंट की रेंज है बाजार के लिए आज मार्केट पूजा, और इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। इस रेंज के किसी भी एक तरफ बाहर निकले
तो फिर 100 पॉइंट का एक एडिशनल मूव आप गिन सकते हैं, यानी कि 9,500 को पार किया तो 9,550 9,600 तक जाने की संभावना बनेगी। और 9,250 को अगर तोड़ा, जिसकी संभावना कम है, नहीं के बराबर है, तो 9,200 9,150 फिर आगे अगला अहम सपोर्ट जोन होगा। तो ये रेंज आपकी हो गई निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे के स्तर पर 20,250 मजबूत सपोर्ट है आज के लिए, और 21,100 आगे की ऊपर की रेंज है। 21,100 को पार किया तो 300 पॉइंट की जगह और बनेगी, तब 21,400 21,500 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आज फिर से एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहना चाहिए। जितना कम गैप मिले उतना बढ़िया है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एसडीएक्स अपनी मजबूती बढ़ाने में कामयाब होता हुआ दिखा। तो जितना कम गैप से खुले उतने ही खरीदारी के मौके होंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तेजी करके चलने में समझदारी है। बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज ये आज मजबूत रहेंगे, और कैबिनेट की अहम बैठक भी है, तो देखते हैं कैबिनेट की बैठक में अगर कुछ और रिलीफ वाली बातें आती है, कोई पैकेज आता है, कोई एमएसएमई को लेकर, एनबीएफसी को लेकर कोई ऐलान होता है, तो वो भी बाजार में थोड़ा जोश भरने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो कैबिनेट की बैठक होगी जहां पर की नजर रहेगी, और इसके अलावा आज बैंक्स और एनबीएफसी फिर से आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ अहम लेवल्स थे जहां पर कि आपको नजर रखनी है। तो चलिए, ये तो हमने पूरी मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए ये आपको बता दी है, लेकिन खबरों के लिहाज से भी आज काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन देखने को मिल सकता है, और ये बताने के लिए अब देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले इवन सेटर्स की बात करें, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक पर आप नजर रखें क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सेबी के मामले में ये सुनवाई है। मैं आपको बता दूं कि सेबी ने जो याचिका दाखिल की थी, इस पर आज सुनवाई है। कंपनी को 19 मई तक का टाइम मिला था एनसीडीज के भुगतान करने का, आज उस पर सुनवाई होने वाली है। नतीजों में आज हेक्सावेयर टेक इसके नतीजे आने वाले हैं, और साथ ही आज ब्रिटानिया पर नजर रखें, जो डिविडेंड जाहिर किया था कंपनी ने 35 रुपीज का, ये एक्स डिविडेंड आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा, स्टॉक पर थोड़ा सा एक्शन दिखेगा। एक्सिस माइंड जिसके नतीजों की आप बात कर रहे थे, मैं आपको नतीजे बता देती हूँ। ओवरऑल नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे। आप ब्याज से आए देखिए, अनुमान करीब 6,500 करोड़ का था, वहां से जो ब्याज से आए है करीब 6,800 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 19% तक की बढ़त हमने इस बार देखी है। साथ ही जो घाटा है वो 1,387 करोड़ पे आया है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन के चलते ये घाटा दिखा है। इसके अलावा जो प्रोविजन है वो 7,730 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं। करीब 200% तक का जो जंप है वो हमने देखा है, दुगना होता हुआ दिखा है। और साथ ही जो जीएनपीएस और नेट एनपीएस एसेट क्वालिटी, ये काफी ज्यादा सुधरते हुए दिखे हैं। जीएनपीएस 4.86% पे आते हुए दिखे, नेट एनपीएस 1.56% पे आते हुए दिखे, 2.09% से घटकर, और मार्जिन इस बार 3.5% पर स्टेबल आते हुए दिखे। इसके अलावा जो स्लिपेजेस है वो आधे होते हुए दिखे हैं। तिमाही आधार पर करीब 6,240 करोड़ से कम होकर 3,920 करोड़ पे आते हुए दिखे। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो बोर्ड ने 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये बोर्ड बॉन्ड्स के जरिए कंपनी जुटाते हुए दिखेगी। बायोकॉन पर नजर रखें, माइलन के साथ मिलकर अब जो फुलफिला जो कैंसर की दवा है, इसको अब कनाडा में लॉन्च करेगी। धीरे धीरे सारे देशों में ये कंपनी लॉन्च करती हुई दिख रही है इस दवा को। पावर कंपनीज पर आज नजर रखें, कंपनियों को मदद करने के लिए सरकार की तरफ से करीब 90,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना आती हुई दिख रही है। LIC EPFO के चलते की मदद से ये जो फंड्स है ये जुटाने पर योजना बनती हुई दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिस्कॉम्स को, पावर कंपनीज को मार्च के महीने में करीब 92,000 करोड़ का पेमेंट करना है। ये पिछले साल से करीब 20,000 करोड़ ज्यादा है। साथ ही HUL, इस पर भी नजर रखें, आज एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में आते हुए दिखेंगे, जो GSK के साथ उनका विलय होता हुआ दिख रहा था। और ये जो शेयर्स दिए गए थे करीब 18.25 करोड़ शेयर्स जो है वो आज मार्केट्स में आते हुए दिखेंगे, ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो जो ओवरऑल फ्री फ्लोट है वो आपको ज्यादा दिखेगा। LNT पर नजर रखें क्योंकि एनसीडीज के जरिए करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं, कंपनी ने अलॉट कर दिए हैं ये एनसीडीज। और NLC इंडिया, ओडिशा में जो माइंस है इनमें कामकाज कंपनी ने शुरू कर दिया है, इस पर भी आप नजर। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स के लिए। तो एक्सिस बैंक के नंबर्स की हम बात कर रहे थे, इस पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं, और क्या व्यू बन रहा है उनका ये भी समझ लेते हैं, और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR।
आशीष बताइए, ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है और एक्सिस बैंक के नतीजों पर ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है? चलिए, आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो डिटेल्स आ रही हैं वो हम आपको बता देते हैं। चलिए, संपर्क फिर से जुड़ चुका है। आशीष, आवाज आ रही है आपको? एक्सिस बैंक पर रिपोर्ट्स क्या आई हैं, इस पर डिटेल्स बताइए। बिल्कुल पूजा, आवाज आ रही है। मैं आपको एक्सिस बैंक पे रिपोर्ट्स बता देता हूँ। सीएलएसए जो है खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने 595 रुपए का निर्धारित किया है और ये कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे देखने को मिले, लेकिन असेट क्वालिटी में हल्का सा दबाव देखने को मिला, लेकिन उनकी प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और करीब 12% जो कस्टमर्स हैं या फिर आप मान लीजिए 25 से 28% जो टोटल बुक है उसने मोरेटोरियम के लिए ऑप्ट किया है, यानी कि कोई बड़ी चिंता का कारण नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज ने भी एक्सिस बैंक पर रिपोर्ट निकाली है, यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अच्छी बात यह है कि लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है। 510 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 530 कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ब्रोकरेज हाउस एक्सिस बैंक के नतीजों से खुश है। ओके, तो ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के नतीजे और सभी ने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। अब चलिए रुक कर लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स का कि आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति कहाँ अपनानी चाहिए। तो आज आनंद राठी की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस है इनका पहला बाय कॉल, जिसमें कि 2160 के स्टॉप लॉस के साथ और 2320 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं बजाज फाइनेंस पे। और दूसरा कॉल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, यहाँ पर भी तेजी देखने की उम्मीद है। 374 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 400 का। अगला कॉल आ रहा है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से और यहाँ पर इन्होंने आईजीएल में कैश लेवल पर खरीदारी करने की राय दी है। 469 पर लीजिए आईजीएल को, स्टॉप लॉस होगा 453 का। 490 501 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं आईजीएल में खरीदारी। इस वक्त ये राय बन रही है। जो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति है उसके लिए आपको यहाँ पर नजर रखनी है। चलिए मार्केट पे एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। मेरे लिए मैं सिर्फ निफ्टी को एक मैं कंडीशनल बाय दे रही हूँ। वैसे तो बुलिश ही है पर निफ्टी कल एकदम रेजिस्टेंस के आसपास आके बंद हुआ था, इसलिए मैं 9410 का लेवल वॉच करूंगी। 9390 9410 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। निफ्टी अगर शुरू में उस रेंज को पार करता है तो खरीदारी करने का सलाह होगा, जिसका टारगेट 9480 से 9550 का होगा और स्टॉप लॉस मैं 9380 के नीचे लगाने के लिए कहूंगी। नहीं तो डीप पर खरीदने का रणनीति अपनाना पड़ेगा, जिसका डीप अगर मिलता है 9300 तक भी कोई इंट्राडे डीप मिलता है तो वहां पे खरीदारी करने का सलाह होगा। 9270 का स्टॉप लॉस के साथ टारगेट सेम ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी में जो मोमेंटम आ रहा है वो एक बार निफ्टी को 9500 तक तो ले जाएगा मिनिमम। 9550 का मेरा फाइनल टारगेट है और 9480 का मेरा पहला टारगेट है। ये मैं कल तक एक्सपायरी तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा पूजा। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स का ही रणनीति लगाएंगे। 20,350 के नीचे स्टॉप लगा के कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 21,000 से 21,100 का रेंज होगा जो मैं कल तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो पॉसिबल है कल तक आने का हो जाए। ओके, ठीक है। तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको दे दी गई है। इसके अलावा सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक पूजा, मुझे पीरामल एंटरप्राइजेस बहुत अच्छा लग रहा है। वो कल एक मंथली हाइक के आसपास आके बंद किया था, 900 के ऊपर बंद किया था। मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। 970 से 1010 का टारगेट है मेरा, जो मुझे लगता है कि 1 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। स्टॉप लॉस 900 के नीचे मेंटेन करने के लिए कहूँगी। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा एक कंजम्पशन स्टोरी, बाटा में भी कल मंथली ब्रेकआउट आया था। मुझे लगता है कि बाटा को खरीद कर चलना चाहिए। 1300 के ऊपर एक मंथ वाइज एक हाईएस्ट क्लोजिंग देखा है। 1290 का स्टॉप लॉस के साथ बाटा को करंट लेवल पर या छोटा सा डीप पर खरीदने का सलाह होगा। 1370 1385 ये 2 टारगेट होगा, क्योंकि उस मंथली ब्रेकआउट का जो प्रोजेक्शन है वो यहीं पे होता है, 1370 1385। अब ये हो सकता है 1 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आएगा। ओके, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस और बाटा इंडिया, ये 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आज खरीदारी करने के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया सिमी, सुबह सुबह समय देने के लिए अपना।
तो चलिए, ये तो था पूरा इक्विटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति बनानी चाहिए ये भी हम समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए आनंद राठी कमोडिटीज से जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कमोडिटी मार्केट कैसे लग रहे हैं आपको, स्पेशली कच्चा तेल, यहाँ पर अपनी राय दीजिए। कल हमने देखा WTI में अभी भी उतार चढ़ाव है, लेकिन ब्रेंट क्रूड में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, तो आज क्रूड में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लग रहा है ब्रांड क्रूड ऑयल के साथ अगर हम क्रूड ऑयल को कंपेयर कर रहे हैं MCX का, तो थोड़ी बहुत बाइंग मोमेंटम बन सकती है यहाँ पे। आज सुबह जो API के इन्वेंटरी के नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से कुछ बढ़ के आए हैं, लेकिन जो प्रीवियस नंबर था उससे कम आया है। सो दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी डाउन बाय 75-80% ईयर टू डेट, तो क्रूड में थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है इंट्राडे में। सो मेक कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 945, 930 स्टॉप लॉस, 980 टारगेट। ओके, ठीक है। तो ये रणनीति क्रूड में खरीदारी करने की राय होगी। इसके अलावा जिगर, सोने और चांदी में क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए? आज मिडनाइट में फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग है उसके आउटकम्स आएंगे। सो इट इज एक्सपेक्टेड दे आर गोइंग टू गिव सम स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ द गोल्ड प्राइसेस। सो ऑलरेडी स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस कर दिए गए हैं, ECB हो या फिर फेड हो, बिकॉज ऑफ द कोविड कोरोना वायरस। मोर देन 3 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड। सो अभी भी मार्केट में सेंटिमेंट्स गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है यहाँ पे गोल्ड में खरीदारी की मोमेंटम बन सकती है इंट्राडे में। सो जून कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 46,000, 45,900 इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 46,200। ओके, ठीक है। तो ये राय सोने और चांदी में भी आपको दे दी गई है। सोने में खरीदारी करके चलिए और चांदी में भी 410 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। चलिए जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए और सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल पॉवर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।